तो बच्चों ये कुछ ग्राफ है जिससे हमारे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर और उसकी ओमेगा डी पर जो डिपेंडेंस है वो दर्शाई गई है यहाँ पे। तो बच्चों पहले देखते हैं ये जो ब्लैक कलर का कर्व है इसके लिए बी की वैल्यू है 140 ग्राम पर सेकेंड। अगर आप एक जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व करें बच्चों तो यहाँ पे हमारे ओमेगा डी बाय ओमेगा की वैल्यू 0.6 थी, यानी ओमेगा और ओमेगा डी में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे जैसे ये वैल्यू 1 को अप्रोच करने लगी, या यूँ कहें कि जैसे जैसे हमारे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी को टच करने लगी, वैसे वैसे उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड भी बढ़ता गया। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फोर्स के लिए, क्योंकि ये हमने बी की एक वैल्यू कांस्टेंट रखी हुई है। तो फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस फॉर अ गिवन सेट ऑफ एक्सटर्नल डैम्पिंग फोर्सेस, अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यानी ओमेगा डी अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो उस केस में आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। अब हमने यहाँ पे ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा तो कर दिया, लेकिन अब हमें इस कंडीशन के साथ अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाना हो तो आप देख सकते हैं जो दूसरा पीक है ब्लू कलर वाला, इसके लिए हमारे डैम्पिंग फोर्स की कांस्टेंट की वैल्यू और भी कम है, बी की वैल्यू और भी कम है। और अगर आप बी की वैल्यू और भी घटा दें तो आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब एक ही सेट ऑफ कंडीशन पे होता है जहाँ पे ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलेटर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अगर बराबर हो तो उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन के लिए, उस पर्टिकुलर डैम्पिंग फोर्स के लिए आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। सो एम्पलीट्यूड इज ग्रेटेस्ट व्हेन ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा। स्मॉलर द डैम्पिंग, टॉलर एंड नैरोअर इज द रेजोनेंस पीक। बच्चों इस कंडीशन को व्हेन ओमेगा डी बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1, या आसान भाषा में ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा जब होती है तो इसे हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको ये जो पीक मिलता है एम्पलीट्यूड का, इसको अपन रेजोनेंस पीक कहते हैं। तो जैसा कि पॉइंट में लिखा है, स्मॉलर द डैम्पिंग, यानी बी की वैल्यू जितनी कम है उतना ही टॉल आपका रेजोनेंस पीक होगा, उतना ही ज़्यादा आपको एम्पलीट्यूड मिलता है। अब बच्चों आइडियल कंडीशन की अगर हम बात कर ही लें, यानी कि इफ़ डैम्पिंग इज़ ज़ीरो, तो डैम्पिंग अगर ज़ीरो हो जाएगा तब तो ओमेगा डी ओमेगा को अप्रोच करेगा और जो एम्पलीट्यूड है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जो जनरल ट्रेंड बन रहा है बी को घटाने से, जो हमारा पीक है वो काफ़ी ऊंचा चला जा रहा है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैथमेटिकल तरीके से भी, फॉर्मूले से भी देखें तो बी ज़ीरो होने पे आपका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, विच इज़ अनरियलिस्टिक, ऐसा संभव नहीं है। So when the timing of push of the swing exactly matches with the time period of swing, it gets the maximum amplitude। यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब एक बार आपका झूला जाता है और वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है, अगर आप उसी वक्त उसको धक्का मारें तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा स्विंग का वो मैक्सिमम होगा। और बच्चों रियल लाइफ में तो आप ऐसा ही करते हैं। दिस एम्पलीट्यूड इज लार्ज बट नॉट इन्फिनिटी बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम डैम्पिंग इन योर स्विंग। आप कितना भी प्रयास कर लें, आप डैम्पिंग ख़त्म नहीं कर सकते। बस आप यही कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन से आप ऑसिलेशंस एंश्योर कर सकते हैं। बच्चों इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, इसी पे हम अपने डिफरेंट केसेस ऑफ मोशन एनालाइज करते हैं। पहला केस, जब आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दूर हो, दैट मीन्स ओमेगा डी एंड ओमेगा आर फार फ्रॉम ईच अदर। सो दैट मीन्स ओमेगा डी बी, ये जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मच 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 लेस देन एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे बच्चों ओमेगा और ओमेगा डी के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, तो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये सिग्निफिकेंटली हायर होगी एज कम्पेयर टू बी इंटू ओमेगा डी से। तो अगर यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें, सो एम्पलीट्यूड विल लुक लाइक एफ नॉट अपॉन एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन
m इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों डैम्पिंग कम होगी। बात करें अपने दूसरे केस की, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा डी और ओमेगा आसपास की वैल्यू है। इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर विल बी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, क्योंकि अगर ये दोनों ही आसपास की वैल्यूज़ हैं, बहुत ही इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस टर्म की वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच करेगी। इसका एक ही मतलब है कि फॉर्मूले से हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का ये निकल के आएगा। तो हमारे एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा बच्चों, कैपिटल A इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू बी। बच्चों बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस बच्चों वह कंडीशन है जहाँ पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, और ऐसा तब होता है बच्चों जब आपकी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं सिस्टम में, उसकी फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्लोज पहुंचती है बच्चों, तो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ने लगता है, और यही हमारी रेजोनेंस कंडीशन होती है। तो टू पुट दैट इनटू वर्ड्स वी कैन से resonance is the increase in the amplitude of oscillation of a system which is exposed to a periodic force whose frequency omega d is equal or very close to the natural undamped frequency omega of the system। आप देख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करा दी, और इस वजह से जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। बच्चों अब इसके कुछ मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि इसके क्या क्या भयावह परिणाम हो सकते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं। टकोमा नैरोज ब्रिज 1940 में ये ब्रिज बच्चों कोलैप्स कर गया, बिकॉज जो नॉर्मल स्पीड विंड्स थी उन्होंने इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करी, और वो जो इंस्टेबिलिटी थी वो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। यानी कि ये तो पहली बात तो आप देख सकते हो, ये एक हैंगिंग ब्रिज था, तो ऑब्वियसली जो विंड्स आएंगी उनमें भी कुछ डिस्टर्बेंस उन्होंने प्रोड्यूस करा होगा। वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करी होंगी, और उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। तो ब्रिज के जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे ऑसिलेट करने लगे विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ब्रिज आपका कोलैप्स कर गया। एक क्वेश्चन अगर आपने सुना हो बच्चों, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वाई आर सोल्जर्स ऑर्डर्ड टू रूट स्टेप्स अक्रॉस अ ब्रिज? और इसका आंसर है रेजोनेंस। यानी ऐसे फौजियों को कहा जाता है कि वो अलग अलग टुकड़ियों में बंट जाएं और वो एक साथ कदम ताल ना करें, वो आगे पीछे चलते रहें। क्योंकि बच्चों अगर एक साथ सोल्जर्स का ट्रूप जो है फोर्स अप्लाई करेगा, तो देर इज़ ए चांस कि कहीं वो फोर्स का फ्रीक्वेंसी आपके ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच ना कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको पता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज होगा और ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। इफ दे मार्च इन यूनिसन ऑन द ब्रिज, अगर वो एक साथ मार्च करते हैं, देयर मार्चिंग फ्रीक्वेंसी कैन मैच विद द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ब्रिज टूटे। दिस विल एम्पलीफाई द ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ब्रिज एंड दैट मे कॉज ब्रिज टू कोलैप्स।